अस्सलाम वालेकुम जी, मोइज़ हसन आपके साथ है जी। फिंगजिनी कंसल्टिंग हमारी कंपनी का नाम है। हम लोग टैक्स की सर्विसेज देते हैं, हम लोग कंपनीज रजिस्टर करते हैं, हम लोग लॉयर्स हैं, हम लोग आईपीओ की सर्विसेज देते हैं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स के मैटर्स देखते हैं, ऑडिट की रिपोर्ट्स वगैरह की अरेंजमेंट करते हैं। हमारी पूरी टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और लॉयर्स की। अच्छा जी, ये लेक्चर सीरीज़ जो है हाउ टू बिकम टैक्स कंसल्टेंट्स पे है और हम इसके अंदर जनरली लॉज को और किस तरह से लॉज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, समझा जा सकता है और किस तरीके से लोग अपने टैक्स कंसल्टेंसी के कैरियर को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इस पे हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए जी, हमारे सारे दोस्त मिलकर हम दोबारा सीखते हैं। ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, लेक्चर 3 की, और इसका पार्ट 2 है। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 4 है और ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं जी इस लेक्चर में हमने क्या समझना है। आप पहले 3 लेक्चर समझ सकते हैं अगर आपको इसकी कंटिन्यूएशन समझ ना आ रही हो। आइए जी समझते हैं कि एक लॉ को, जो इनकम टैक्स लॉ है, ख़ास तौर पे इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसको कैसे समझा जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्ट और ऑर्डिनेंस जो होता है वो क्या होता है। एक्ट और ऑर्डिनेंस जो होता है वो लॉ होता है, जो कि एक्ट जो होता है वो असेंबलीज जब सेशन में होती हैं वो तब पास होता है, और ऑर्डिनेंस जो होता है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए से आ जाता है और बाद में असेंबलीज उसको पास कर देती हैं। अच्छा, अब वो लॉ हो गया पास। अब उस लॉज के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। जब वो एक्ट या ऑर्डिनेंस लिखा जाता है तो उस मुसव्वदे को लिखते हुए 2 चीज़ें सामने रख, उसके 2 हिस्से बना लिए गए हैं इनकम टैक्स में ख़ास तौर पे। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 के अंदर उसको सेक्शन 1 के अंदर उसका स्कोप लिखकर सेक्शन 2 में उसको डिफ़ाइन किया जाता है, और ये फिर आगे जो है उसको किस तरीके से उसको आगे लिखा जाता है, किस तरीके से उसके हिस्से बना लिए जाते हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपको आम तौर पर भी किसी लॉ की किताब को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। जब आप किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस को पढ़ रहे होंगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसका। अच्छा, एक तो उस लॉ का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और सेकंड उसका स्केड्यूल्स या अटैचमेंट्स होती हैं। इनकम टैक्स में जो लॉ है या जो उसका मेन पार्ट है उसके अंदर इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, चैप्टर्स को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट्स को फर्दर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया, डिवीजन्स को इनके अंदर सेक्शंस मौजूद हैं और सब सेक्शंस मौजूद हैं। सब सेक्शंस के अंदर फिर आगे प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन और फिर इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं जी, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, इस किस्म की प्रोविजंस हैं। इस पर मैं सारी डिटेल में गुफ्तगू करूँगा आगे क्या भी करूँगा, इसी लेक्चर में ही करूँगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एवरी स्केड्यूल। अच्छा, स्केड्यूल के अंदर जो है ना, स्केड्यूल को जब हम डिवाइड करते हैं तो स्केड्यूल को वो डायरेक्टली पार्ट से स्टार्ट करता है, चैप्टर्स नहीं बनाता उसके अंदर। इसके अंदर फिर पार्ट्स बनते हैं, डिवीजन्स बनती हैं, क्योंकि स्केड्यूल इटसेल्फ जो होते हैं ना वो चैप्टर्स ही होते हैं। स्केड्यूल पार्ट हैं एक्ट का तो वो एक किस्म के चैप्टर्स ही हैं, तो वो चैप्टर्स के अंदर पार्ट्स बन जाते हैं, पार्ट्स के अंदर डिवीजन्स बन जाती हैं, डिवीजन्स के अंदर फिर इसके अंदर क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज होती हैं। स्केड्यूल के अंदर एक तरह की इंफॉर्मेशन सेट को जोड़ लिया जाता है। मैं अभी ये प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ ये कैसे हो रहा है इनकम टैक्स में, वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। जब आपको ये एक दफ़ा ये समझ आ गया ना, फिर आपको ये लॉ पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स का लॉ पढ़ना, सेल टैक्स का एक्ट पढ़ना, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन के अंदर प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये 2 किस्म के। प्रोवाइजो और ये चीज़ें क्या हैं आए पढ़ते हैं। प्रोवाइजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो टू अ सर्टेन सेक्शन, सब सेक्शन और अ क्लॉज स्पेल्स आउट द cases where the provision contained in the respective section, subsection, clause would not apply or where the provision would apply with the certain modification, provided that proviso का मतलब क्या है, provided that ये कंडीशन लगेगी तो ये सेक्शन या सब सेक्शन इंप्लीमेंट होगा वरना नहीं होगा, मतलब इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। एक्सप्लेनेशन टू जनरल रूल, मतलब ये एक जनरल रूल चल रहा होगा, जैसे ही आ जाएगा ना प्रोवाइजो, जैसे ही आ जाएगा ना प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब ये है कि ये वाला जनरल रूल नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दैट वाला रूल लगेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, हमने ये इनकम टैक्स है, हम यहाँ पर कर देते हैं प्रोवाइजो। हाँ जी, ये रहा जी, ये देखें ये सारे प्रोवाइजो हैं जी, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है जी,
ये देखें क्या लिख रहा है, प्रोवाइडेड दैट एनी बोनस पेड और पेएबल टू द corporate employees receiving salary income of 1 million rupees or more excluding bonus in the tax year 2010 shall be chargeable to tax at the rate provided in paragraph 2 of division 10। अच्छा जी, वो क्या कहता है जी, provided that। अब ये मैं अगर खाली यहाँ पे provided that लिखकर सर्च करूँ तो आपको बेतहाशा ये मिल जाएंगे, क्योंकि कानून इसे भरा पड़ा है। जनरल रूल ये बता दिया इसने ऊपर ये कि जनाब ये देखें जी, द प्रॉफिट और द लोन कंप्यूटेड एट द बेंचमार्क रेट वेयर नो प्रॉफिट और लोन इज़ पेएबल टू द बाय द एम्प्लॉयज़ और the difference between the amount of the profit or the loan paid by the employee in the tax year and the amount of the profit or loan computed at the benchmark rate as the case may be. Number one, number two, provided that this subsection shall not apply to such benefit arising to an employee due to the waiver of the interest by such employee on such account with the employer। वो कहता है भाई provided that कि ये नहीं कि आपने उसको वेवर दे दिया क्योंकि जनाब इंटरेस्ट के अंदर वेवर दे दिया आपने, क्योंकि जनाब वो आपका एम्प्लॉयर था इस वजह से आपने उसको दे दिया। अभी हम इस सेक्शन को नहीं डिस्कस कर रहे, मैं आपको सिर्फ प्रोवाइडेड दैट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये भी प्रोवाइजो है, दैट दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द लोन्स नॉट एक्सीडिंग 1 million रुपीज़। ये भी इसने एक कंडीशन लगा दी है कि ये दो कंडीशनें नहीं देख रही, ये एक्सेप्शन टू जनरल रूल है, ठीक हो गया जी। एक हमने यहाँ से पढ़ लिया हमने अपना प्रोवाइजो के बाद हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। ये बड़ा मज़ेदार सेक्शन, बड़े मज़ेदार एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को समझने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये किताब को समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला ये हिस्सा था, लेकिन ये आपको जिस तरह से मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह उसके बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, अच्छा ये जब लफ्ज़ ये लिखे आ जाएं जिस सेक्शन के सामने, इसका मतलब है कि जो असल सेक्शन ज़ेरे बहस है इसका इतलाक़ सिर्फ इसी सूरत में होगा जब इसके ज़रिए दिए गए सेक्शन पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। जैसे लिखा जाएगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मेन सेक्शन पहले मेंशन कर देगा ये, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है। फिर आगे बाद लिखेगा भाई इस ऑर्डिनेंस को सामने रखने के बाद आपने इस पर अमल दरामद करना है, वरना अमल दरामद नहीं करना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 26, फिर आपने इस पर अमल दरामद करना, वरना आपने इस पर अमल दरामद नहीं करना। मतलब ये कि इस मेन बात को सामने रख के, मतलब जो मेन सेक्शन है वो ये है, इस जुमले के फ़ौरन बाद मेन सेक्शन आ रहा है, ओवरराइडिंग सेक्शन आ रहा है, इसको सामने रखें और फिर इस सेक्शन की ट्रांसलेशन करें, ठीक है जी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द मेन सेक्शन दैट विल ओवरराइड द करंट सेक्शन, मतलब करंट सेक्शन जो है वो डोमिनेट हो जाएगा और प्रोमिनेट कौन सा कर जाएगा, वो वाला सेक्शन जो इस लाइन के बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन के बाद आएगा। सेक्शन मेंशन वेयर दिस एक्सप्रेशन विल ओवरराइड द करंट सेक्शन। सो आपने जिसके अंदर जिस सेक्शन के शुरू में ये लाइन लिखी हो उसके अंदर उस सेक्शन में लिखी हुई बात पे तवज्जो बाद में करनी है, इस एक्सप्रेशन के ज़रिए से लाए गए सेक्शन के ऊपर तवज्जो पहले करनी है कि भाई उसको पहले नज़र में रखें। कुछ कवानीन ऐसे होंगे, मैं कहता हूँ जी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, मैं यहाँ पर जाकर आपके लिए यहाँ पर ये एक आधी एग्जांपल भी यहाँ से सर्च कर देता हूँ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, ये देखें सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 117 वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड और वेयर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज डिसॉल्व्ड, all the provision of the ordinance shall so far as may be apply as if no such discontinuance or dissolution had taken place। भाई वो कहता है सबसे पहले सेक्शन 117 जाके पढ़ लें। सेक्शन 117 पढ़ने से आपके दिमाग में जो बात आए उसको मद्देनज़र रखें और उसके बाद आप इस सेक्शन पर अमल दरामद करें, ना कि इस सेक्शन पर पहले अमल दरामद करें और बाद में देखें कि ये इसकी ज़ेर-ए-ताब है। नहीं, ये सेक्शन इस सेक्शन 117 के ज़ेर-ए-ताब है। ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका है? सेक्शन 117 का। आई होप ये आपको बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। अच्छा, ये जो हमारा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोवाइडेड दैट का।
जो कुछ इस सेक्शन में लिखा है, जो ये क्लॉज जिस सेक्शन में आ जाएगी ना, कि जहाँ पर ये लिखा आ जाएगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ठीक है, बाकी सारे सेक्शन इसके ज़ेरे एताब है। मतलब ये इस सेक्शन की बात पहले मानो, जहाँ ये लिखा गया है वहाँ पर इस सेक्शन की बात सबसे पहले मानो। जहाँ पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस लिखा आ गया है, इसके सामने जो लिखा हुआ है मेंशन्ड सेक्शन है, उसकी बात माननी है। जिस सेक्शन के सामने ये लिखा हुआ है उसकी बात नहीं माननी। अच्छा, जो कुछ इस सेक्शन में लिखा है वही लागू होगा, बाकी सारे सेक्शन और इस सेक्शन के ज़ेर रहकर इस्तेमाल होंगे। दिस सेक्शन विल ओवरराइड ऑल अदर सेक्शन इफ दिस सेक्शन कम्स इन एक्शन। The role of this expression is quite opposite to that of subject to the expression, where any section starts with the expression notwithstanding anything contained in this ordinance. It enables the provisions of the law whenever in conflict with the other provisions of this income tax ordinance 2001 or to override the provisions of the other enactment. पूरे के पूरे ordinance के ऊपर अगर वो लिख देता है कि notwithstanding anything contained इन दिस सेक्शन और उसके बाद अपना लॉ लिख देता है, तो उसका मतलब ये कि पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस एक साइड पे ये एक बारी है। इसके लिए मैंने एक जुमला लिखा है, एक जरदारी सब पे बारी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन का मतलब क्या है, एक जरदारी सब पे बारी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनकम टैक्स के सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो इसके अंदर मुसलसल तब्दीली करते रहते हैं, इसको अपडेट करते रहते हैं, जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। कंक्लूसिवली देख लीजिएगा, क्योंकि यही की यही डिटो कॉपी आपको सेल टैक्स में भी मिलेगी, यही की यही डिटो कॉपी आपको एफईडी में भी मिलेगी, यही की यही डिटो कॉपी आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लॉज में भी मिलेगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसकी जगह सेल टैक्स में क्या आ जाएगा, सेल टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स रूल्स, उसकी जगह क्या आ जाएगा, सेल टैक्स रूल्स। एनुअल फाइनेंस एक्ट, सेम एनुअल फाइनेंस एक्ट ही डिफरेंशिएशन लेके आता है, जिसको आप बजट कहते हैं। ये सवाबदीद होती है नेशनल असम्बली की कि वो मनी बिल ला सकती है। जो लोग थोड़ा सा ज़रा लॉ को समझते हैं वो जानते हैं कि इसमें सेनेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। मनी बिल वो वाहिद बिल है जो कि सिटिंग गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, उसमें आपको सेनेट की इजाज़त की, सेनेट की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसके ज़रिए से डायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि ये मनी से ताल्लुक़ रखने वाला ऑर्डिनेंस है। इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, एफईडी हो गया, तो ये लॉज जो हैं वो इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं। फाइनेंस एक्ट इसमें तब्दीली लेकर आता है। मिनी बजट्स भी इसमें शामिल हैं। इमरान खान गवर्नमेंट में तो ये बेतहाशा आए हैं। उसके बाद सर्कुलर्स वो इंटरनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज होती हैं जो कि एफबीआर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजता है और वो उसके मुताबिक एक्सप्लेनेशन करके उसका फ़ैसला कर रहे होते हैं। ये हमारे ऊपर, यानी कि हम टैक्स पेयर्स के ऊपर और कंसल्टेंट्स के ऊपर लागू नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करके ही अपने फ़ैसला करवाना होता है, तो वो इंटरनली सारे एम्प्लॉयज़ पर लागू हो रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, तो हमें इसको पढ़ना होता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन, जिसको एसआरओ कहते हैं। एसआरओ क्योंकि एक किस्म का लॉ है, इट्स अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, और ये इनिशियली, अब तो इसका चार्ज थोड़ा सा चेंज हो गया करंटली, ये अभी 1 महीना हुआ है, हम मई की बात कर रहे हैं, मई 2022 की, तो ये अप्रैल में कहीं चेंज हुआ है जब से ये शहबाज गवर्नमेंट आई है। उससे पहले जो है ये प्योरली इस्तवाब था सेक्रेटरी का, फाइनेंस सेक्रेटरी का, और उससे पहले ये हक हुआ करता था जो है वो एफबीआर के जो हेड हुआ करते थे उनका। इसलिए जो है वो लोग अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे और जितने मर्जी एसआरओ जो है ना वो निकलवा दिया करते थे। जो छोटे मोटे जो है वो इमरजेंसी के केस के अंदर, किसी किस्म के अंदर अगर रूल का चेंज करना है, लॉ का चेंज करना है, ये लॉ है। एसआरओ इज़ अ लॉ, इज़ अ स्टैट्यूटरी लॉ, स्टैट्यूटरी का रेगुलेटरी ऑर्डर निकाल देते थे, बाद में इसको जाके असेंबली से अप्रूव करवाना होता था, और जिस टाइम के ऊपर ये लग जाता था उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट ही रहता था।
तो ये बड़े बड़े काम लोगों ने इससे करवाए हैं। ये इस किस्म का लॉ रहा है, लेकिन इमरान गवर्नमेंट ने आगे इसका जो है ना अच्छा खासा हल किया था, और ये हक भी चला गया था सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को। लेकिन ये अब दोबारा से मेरे ख्याल में ये हेड के पास वापस आ चुका हुआ इख्तियार। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे बी इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। जितने भी कोर्ट केस हैं वो सारे के सारे केस प्रेसिडेंट्स हैं, वो जो जितने भी केस लॉज है, जो भी हायर कोर्ट ने जब भी किसी इक्वल या हायर कोर्ट ने जब भी कोई केस लॉ किसी भी एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर जब कोई केस डिसाइड होता है, तो वो भी एक किस्म का लॉ बन जाता है और उसकी बेस के ऊपर किसी भी किस्म का फैसला करवाया जा सकता है। ये चीज़ कहलाती है, ये सेगमेंट्स मिलाकर कहलाते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। ये सिमिलरली ये सारे के सारे सेल टैक्स में भी आ जाते हैं। हाँ जी, हम इसको समराइज़ करते हैं। एक्ट के होते हैं चैप्टर, पार्ट्स, डिवीजन, सेक्शंस, सबसेक्शन। हाँ, ये रह गए जी, ये रह गए, ये आपको दिखा देते हैं। ये देख लें जी, ये अगर हम ये हमारा जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है जी। आप अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आएंगे तो आपको सबसे पहले नज़र आएगा क्या चीज़, ये देखिए जी। सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है मौजूद, ठीक है जी। चैप्टर 2, ठीक है जी। चैप्टर 3, अब चैप्टर 3 के फिर अंदर पार्ट्स हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 के अंदर फिर पार्ट 4, पार्ट 4 के फिर डिवीजन्स हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, ठीक। उसके अंदर फिर ये सारे सेक्शंस हैं, ये 39, 40, 41 ये सारे सेक्शंस हैं, और उसके बाद फिर ये सब सेक्शंस आ जाते हैं, ठीक। मैं किसी एक सेक्शन या सब सेक्शन को आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सेक्शन या सब सेक्शन कौन सा होता है। ये जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना जी, ये कहलाते हैं सेक्शंस। और ये अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये लें, ये है जी, अगर आप देखें, ये देखें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये सेक्शन 15 है, और ये इसका सब सेक्शन है जी 1, 2, 3, 3A, 4, 5, ये सब सेक्शन है इसके। सो ये सारे के सारे कहलाते हैं सब सेक्शंस। अब इसी के एंड पर अगर आप तशरीफ़ ले आएँ, मैं पहले आपको यहाँ से दिखा लूँ कि जहाँ ये सारे सेक्शंस एंड होते हैं वहाँ पर स्केड्यूल्स शुरू हो जाते हैं। 2 बुक्स मार्केट में बड़ी इसके लिए इजीली एक्सेसिबल हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास होंगी भी। एक है एस सलाम की इनकम टैक्स, सेल टैक्स, और एक जो है वो हुज़ैमा इकराम। दोनों इक्वली बेनिफिशियल हैं, अगर आप दोनों में से कोई भी लेना चाहें वो कोई भी एक ले लें। एस सलाम अगर आप लगवाना चाहें मुसलसल, वो भी लग जाती है कि वो उसमें अपडेट्स टाइमली आती रहती हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि ये किताब आप लगवा लें अपने पास। अच्छा जी, ये देखिए, अब ये आ जाता है स्केड्यूल। स्केड्यूल के अंदर क्या आ जाता है, क्योंकि स्केड्यूल खुद इटसेल्फ एक चैप्टर है, तो इसके अंदर डायरेक्ट पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट, डिवीजन, फिर इसके अंदर ये क्लॉजेज हैं सारी, डिवीजन सारी आ गई। डिवीजन जैसी ही ख़त्म होंगी साथ ही क्लॉजेज शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ये देखें, पार्ट्स, फिफ्थ शेड्यूल, पार्ट एंड क्लॉजेज, और उसके अंदर फिर इसी तरह से जिसमें सब सेक्शन था सब क्लॉजेस। सो ये मैंने आज आपके साथ एक बड़ा कंप्रीहेंसिव सा लेक्चर कर लिया। प्रोवाइजो का हो गया जी, मतलब प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस का मतलब हो गया कि जनाब विल ओवरराइड द करंट सेक्शन। अच्छा जी, नथिंग विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट का मतलब आपको मैंने बता दिया कि जनाब ये ओवरराइड करेगा ऑल अदर सेक्शंस। SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर को कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ। पिछले लेक्चर के मेरे जो 5 पॉइंट आज हमने कवर कर लिए हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस हमने देखा, मेन लॉज कौन कौन से हैं वो भी हमने देख लिए कि ये हमारे मेन लॉज हैं कौन कौन से जी, ये लॉज हैं हमारे मेन। और फिर हमने ये भी देख लिया कि लॉ क्या हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी हैं, बोर्ड किसको कहते हैं। ये हमारा आज इसका दूसरा लेक्चर भी मतलब लेक्चर 3 का पार्ट 2 भी हमारा ख़त्म हो गया है, ताकि आप इसको आराम सुकून से समझ सकें और इसके ऊपर
अपनी राय मुझे दे सकें कि ये क्या चीज़ है और इसको आप इसके बारे में कितनी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अपनी राय भी मुझे दीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। कोई अगर चीज़ समझ नहीं आई है, आप नीचे जो है वो मुझे SMS कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मैंने अपने डिटेल में साथ में प्रोवाइड किया होता है, ईमेल भी साथ दी होती है, आप उसके बारे में भी मेरे से कम्प्लीटली डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप को मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मुझे मैसेज कर दें, ऑडियो मैसेज या मैसेज सिंपल रिटन मैसेज, दोनों ही मेरे लिए इक्वली अंडरस्टैंडेबल होता है कि मैं आपको अपनी ईजी टाइम के ऊपर आंसर कर सकूं। अच्छा, इसके अलावा हमारी सर्विसेज तो आपको हमने ऑफ़र करते रहते हैं कि जो भी आपके दोस्त यार हैं, आपको लीगली कहीं से कोई नोटिस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई नोटिस की इशू आ रहा है कि आपको कोई नोटिस का ड्राफ्ट जवाब देना नहीं आ रहा, आपको कोई इस किस्म के कोई रिफ़ंड के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे लाहौर और मुल्तान में, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम अपने सारे दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।